हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। जो 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जेईई मेन का पेपर हुआ है, उसके केमिस्ट्री वाले सेक्शन के वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को कुछ हाइड्रोजन्स हैं जिनको अपने को ABCD के फॉर्म में लेबल कर रखा है और पूछा है कि उनके एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है जिसको A से लेबल कर रखा है वो एक्चुअल में टर्मिनल एल्काइन वाला हाइड्रोजन है, तो ये तो A है। और एक जो है वो COOH है जो कि B है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो अपने को एक तो जनरल आइडिया ऐसा होना चाहिए, एक फिनोल है, ठीक है। तो एक तो जनरल आइडिया अपने को ये होना चाहिए कि जो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं इन कंपेरिजन टू फिनोल, और फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपेरिजन टू टर्मिनल एल्काइन। रीजन बहुत सिंपल है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें H+ लूज होगा, तो उसके बाद जो ये एनाइन बनेगा C≡OO-, ये जो है वो इसकी दो इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। और फिनोल में जो है वो H+ रिमूव होने के बाद O पे नेगेटिव आएगा, और ये जो O पे नेगेटिव है वो डीलोकेलाइज हो सकता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बट ये जो डीलोकेलाइजेशन है इसकी क्वांटिटी तो ज़्यादा है लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी इस डीलोकेलाइजेशन की है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है 2 ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ऐसे बोल सकते हो नेट नेट एक ऑक्सीजन पे -½ टाइप होगा। जबकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन्स पे जाएगा, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे कह सकते हो कि ऐसे होने को तो इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, लेकिन इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे ही ज़्यादा जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे एक्चुअल में उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना यहाँ पे। और इसमें जो है वो H+ हटाने के बाद sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कोई डीलोकेलाइजेशन भी नहीं है, तो इनके कंपैरिजन में ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो अब देखो, सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो डेफिनेटली B हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, देन फिनोल वाले। लेकिन फिनोल वाले 2 हैं, C और D। इनके लिए तुम ऐसे कह सकते हो कि इस फिनोल के रेस्पेक्ट में ये जो NO2 है ये इस फिनोल के पैरा पोजीशन पे है, तो ये इस फिनोल के लिए -m लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वाया रेजोनेंस। और यदि मान लो सपोज ये फिनोल है, इसके पैरा पे यहाँ पे NO2 लगा हुआ हो, तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को और कम करेगा, तो इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ये जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू D, क्योंकि ये जो फिनोल है इसके रेस्पेक्ट में NO2 मेटा पोजीशन पे एक्चुअल में इस NO2 का -m नहीं ऑपरेट कर पाएगा, केवल -I ही ऑपरेट होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो B हो जाएगा, C और D में से C ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, देन D, और सबसे लास्ट में जो है वो अपना एल्काइन वाला A जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है उसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 अमोनिया 2 Cl है, तो अमोनिया तो न्यूट्रल है लेकिन 2 Cl पे 2 नेगेटिव होगा, ओवरऑल 0 है, तो Na पे भी +2 होना चाहिए। अब Na+2 है तो ये 3D8 है। अब 3D8 के साथ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तब तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। और यदि इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और तुम ऐसे कह सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 2 लिगेंड है, तो यदि मान लो सपोज ये DsP2 हो गया, ये NiNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये जो है स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो ये Ma2B2 टाइप हो जाएगा, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा कि 2 अमोनिया एक बार पास में है, 2 Cl एक बार पास में, और एक बार इन अमोनिया को अपोजिट कर दो तो Cl भी अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है या sp3, मतलब इसका शेप स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 2 लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, 2 लिगेंड वीक है, तो इफेक्टिवली जो है वो एक्चुअल में इन चारों लिगेंड का जो नेट इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, तो इसको एक बार अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो NiNH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में ये Ma4B2 टाइप का है,
तो डेफिनेटली ये जो है वो आइसोमेरिज्म शो कर देगा कि एक बार जो है वो ये दोनों बी अपोजिट हो जाए और यहाँ पे 4A आ जाए, और एक बार जो है वो एक्चुअल में मान लो ये बी और बी जो है वो पास पास हो जाए और फिर इन बची हुई पोजीशंस पे 4A आ जाए। तो ये जो दोनों है वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। NiEN3, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है NCERT का कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे ऐसा सा कुछ होगा। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं शो करता, लेकिन इसका जो मिरर इमेज है वो इस पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होता, मतलब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो ये और इसका मिरर इमेज मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। फिर ये PTNS3 2Cl2 है, ये पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें ऐसी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा या sp3 होगा। Pt+2 के साथ सभी जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि Pt जो है वो 5D का मेटल है, तो 5D के मेटल के साथ ये जो लिगेंड है वो सब स्ट्रॉन्ग ही है, और स्ट्रॉन्ग ही है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो ऐसा सा सिचुएशन हो जाएगा और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। इनफैक्ट इसका सिस वाला जो आइसोमर है उसको अपन सिस प्लेटिन बोलते हैं, जो कि एक एंटी कैंसर एजेंट है। तो इसलिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब फर्स्ट ही ऐसा रहा होगा कि जो कि आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 रहा होगा, फर्स्ट टेट्राहेड्रल रहा होगा, और टेट्राहेड्रल यदि ये है और फिर ये आइसोमेरिज्म शो करे तो उसके लिए चारों लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए, तभी जो है वो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल तो शो करते नहीं है। तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल है और ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें दो NS3 2 Cl2 है, तो डेफिनेटली जो है वो ये Ma2B2 टाइप का हो जाएगा, और Ma2B2 हो और टेट्राहेड्रल हो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। देन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि कास्ट आयरन का यूज किसकी मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो एक्चुअल में जो ब्लास्ट फर्नेस से अपने को आयरन मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से जो अपने को आयरन मिलता है वो पिग आयरन होता है, और ये जो पिग आयरन है इसको आयरन स्क्रैप्स के साथ वापस रीमेल्ट करके जो अपन आयरन ऑब्टेन करते हैं वो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, ये सबसे इम्प्योर आयरन है पिग, उससे थोड़ा ज्यादा प्योर कास्ट होगा, और इस कास्ट आयरन से फिर जो है वो प्योरीफाई करके स्टील और रोट आयरन बनाते हैं, इससे जो है वो स्टील और रोट आयरन बनाते हैं। और ये जो स्टील और रोट आयरन है ये एक्चुअल में कास्ट से भी ज्यादा प्योरीफाई होते हैं। कास्ट आयरन से स्टील बनाने का जो मेथड है बेसमराइजेशन, सीमेन मार्टिन प्रोसेस, ये तुमने पढ़ रखे होंगे। तो कास्ट आयरन का जो यूज है या मैं बोल सकता हूँ कास्ट आयरन से हम लोग रोट आयरन और स्टील आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स से, जिसमें कि अपने को कुछ 5 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, जिनमें कि अपने को A, B की कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है और इनिशियल रेट गिवन है। इनमें से 3 में तो अपने को A, B और इनिशियल रेट सब गिवन है। 4th और 5th एक्सपेरिमेंट में अपने को A और B की कॉन्सेंट्रेशंस गिवन नहीं है, और वही अपने से पूछा है। तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें तुम देखो तो A की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैंने डबल किया, A को एज इट इज रखा और B को डबल किया, तो रेट 4 टाइम्स हो गई। इसका मतलब B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। तो यदि इस रिएक्शन की रेट जो है उसको मैं ऐसे लिखूं K A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर समथिंग और B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर समथिंग, तो यहाँ पे B का तो स्क्वायर आ जाएगा। मतलब पहला जो और दूसरा एक्सपेरिमेंट है उससे मैंने B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमाइन कर लिया। फिर जो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें देखो कि B की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन A को डबल किया और A को डबल किया तो रेट डबल हो गई। इसका मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो ये तो मेरे को ऑर्डर पता चल गया। अब एक्चुअल में मेरे को K भी चाहिए होगा, तो K के लिए मैं जो है किसी का भी यूज कर लूं, जैसे 6 × 10⁻³ ये रेट है अपने को पहले एक्सपेरिमेंट में, इज इक्वल टू K, और A की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और B की 0.1 है पहले में, और उसका स्क्वायर है। तो यहां से K की जो वैल्यू है वो 0.1, मतलब K की वैल्यू 6 आ जाएगी। K की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब इस K की वैल्यू का यूज हम लोग कर सकते हैं इस X और Y को डिटरमाइन करने में। तो देखो कैसे करोगे। जो 4th एक्सपेरिमेंट है उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि रेट जो है वो 7.2 × 10⁻² है। रेट जो है वो 7.2 × 10⁻² है, इज इक्वल टू K विच इज 6
इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन विच इज x और इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर विच इज 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से यदि तुम x को डिटरमाइन करो तो बहुत सिंपल है, x की जो वैल्यू है वो 0.3 आ जाएगी। फिर जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है फिफ्थ वाला, उसमें 2.88 इंटू 10 की पावर -1 रेट इज इक्वल टू K6 है और A की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है और B की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो Y है, तो 0.3 इंटू Y का स्क्वायर। यहां से जो है वो Y की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करें तो वो 0.4 आ जाएगी। तो अपने लिए 0.3 और 0.4 X और Y की वैल्यूज हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को एडजॉर्प्शन के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर पूछा है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि डेल्टा H बिकम्स लेस नेगेटिव एज एडजॉर्प्शन प्रोसीड्स। ठीक है, और अपने से करेक्ट वाले स्टेटमेंट पूछे। तो जैसे मान लो एडजॉर्प्शन की बात करें तो मान लो सपोज तुम्हारे पास ये एक कोई मेटेलिक सरफेस है। ठीक है, तो मेटल में सॉलिड है तो ये जो पार्टिकल्स है, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, तो ये बहुत पास पास में होते हैं। तो एक्चुअल में जैसे मान लो कोई पार्टिकल जो बल्क में है, बल्क का मतलब यहां पे बीच में कोई पार्टिकल है तो उसको तुम देखो तो 4 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो पार्टिकल है वो ऐसा मान लो कि 4 पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो और को भी कर रहा होगा लेकिन 4 पार्टिकल्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यदि तुम यही चीज इस सरफेस वाले पार्टिकल के लिए देखो, इसके लिए तो ये जो है वो 3 को ही टच कर पाएगा, मतलब इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। तो देखो ये पार्टिकल्स तो सब सेम ही है, बीच में कोई जो पार्टिकल है वो 4 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो सरफेस पे पार्टिकल है वो केवल 3 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, एक्चुअल में उसकी कैपेबिलिटी है, वो एक और को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअल में सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ रेजिडुअल फोर्सेस हैं। मतलब अभी भी कुछ ऐसे समझ लो कि इनमें एबिलिटी बची हुई है कि ये और कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यदि यहां पे कोई गैसेस पार्टिकल्स यदि आ जाएं और इसको अपने एक क्लोज कंटेनर में रख दें तो डेफिनेटली ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो जब यहाँ सरफेस की तरफ आएंगे तो ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो उनको क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट करके रिटेन कर लेंगे। इसी को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये शुरू में तो क्या ये पार्टिकल्स जो गैसेस वाले हैं वो खूब ज्यादा होंगे, तो एक्चुअल में ये जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं इसकी सरफेस पे रिटेन रह रहे हैं, एक्चुअल में जो है वो कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसकी सरफेस पे आ गए वो वापस भी चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पार्टिकल्स एडजॉर्ब होते रहते हैं, कुछ वापस जाते रहते हैं। तो एक्चुअल में 2 अपोजिट प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते हैं। इनिशियली एडजॉर्प्शन की रेट, मतलब जो पार्टिकल्स इसकी सरफेस पे आ रहे हैं, एडजॉर्प्शन का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिसॉर्प्शन, है ना। डिसॉर्प्शन का मतलब इस सरफेस से वापस चले जाना। तो इनिशियली जो है वो एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, डिसॉर्प्शन कम होता है। तो नेट नेट जो है वो एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है वो एक्चुअल में दोनों रेट बराबर हो जाती है, तब जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाता है और उसके बाद नेट नेट कोई एडजॉर्प्शन नहीं होता। तो एक्चुअल में धीरे धीरे क्या होगा कि एडजॉर्प्शन की रेट पहले ज्यादा थी, डिसॉर्प्शन वाली कम थी, ये बढ़ेगी ये कम होगी। तो एक्चुअल में एडजॉर्प्शन होने से हीट रिलीज होती है, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है कि ये जो तुम्हारे सॉलिड के पार्टिकल है और ये गैस के पार्टिकल्स हैं इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, और डेफिनेटली अट्रैक्शन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोई भी वीक बॉन्ड ही फॉर्म क्यों ना हो, उसके होने से डेफिनेटली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसलिए हीट शुरू में तो ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि जो है वो ज्यादा पार्टिकल्स ऐसा समझ लो पर यूनिट टाइम एडजॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हीट रिलीज कम होती जाएगी क्योंकि धीरे धीरे ये एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन वाली रेट बराबर होने लग जाएंगी, उनमें डिफरेंस कम होने लग जाएगा, तो नेट जो एडजॉर्प्शन है वो कम होने लग जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्हें गिवन एडजॉर्बेंट अमोनिया इज एडजॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि किसी भी गैस की एडजॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है वो उसकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी पे डिपेंड कर दी है। जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेज हैं जैसे अमोनिया, वो N2 के कंपैरिजन में ज्यादा एडजॉर्ब होंगी,
या ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है वो गैसेज इजीली एडजॉर्ब हो जाती हैं, या ऐसे बोल सकते हो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इजीली एडजॉर्ब हो जाती हैं। ये तीनों एक ही बात है। तो अमोनिया में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर होंगे इन कंपैरिजन टू N2, इसलिए अमोनिया का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो सेकंड भी सही हो जाएगा, बी स्टेटमेंट भी। फिर ऑन एडजॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इंक्रीजेस। एक्चुअल में जैसे ही मान लो ये एडजॉर्ब हो जाएंगे तो फिर ये जो सरफेस वाला पार्टिकल है उसकी दूसरे और पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब जो रेजिडुअल फोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे यदि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाएं तो ये जो सी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, उसमें ऐसा लिखना चाहिए इंक्रीजेस की बजाय डिक्रीजेस। फिर डी वाला है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेस। तो देखो एडजॉर्बेट ये गैस है, दिस गैस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, जो कि एडजॉर्ब हो रही है। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्चुअल में डिसॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब डिसॉर्प्शन को फेवर करेगा, क्योंकि तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स इसकी सरफेस पे चिपक चुके हैं वो जो है वो यहाँ से रिमूव होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड वगैरह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो यदि वापस डिसॉर्ब हो रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो गैस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसने इंक्रीजेस बोला है तो वो गलत हो जाएगा। तो केवल ए और बी स्टेटमेंट ही हैं जो कि ट्रू हो पाएंगे, वैलिड हो पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई जेड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अपने को गिवन है और बोला है कि भाई इनके जो ऑक्साइड्स हैं एक्स वाई और जेड के, वो एक्स का जो है वो बेसिक है, वाई जो है उसका एम्फोटेरिक है और जेड का जो है वो एसिडिक है। तो थर्ड पीरियड में अपने को समझ में आना चाहिए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब। तो इनके ऑक्साइड्स तो बेसिक होते हैं, एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक होता है और फर्दर ये वाले एसिडिक होते हैं। तो तुम ऐसे बोल सकते हो जो एसिडिक है उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, बेसिक है उसका सबसे कम है, एम्फोटेरिक वाला बीच में है। तो ऐसा सा कुछ ऑर्डर है। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसा बोला है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से कुछ ए और बी बनता है। तो बहुत सिंपल है, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से अपने को ए और बी जो है एक ग्लूकोज मिलता है और एक जो है वो फ्रक्टोज मिलता है। और फिर जो है यदि अपन इनको सेलिवनॉफ रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो कैसा कलर मिलेगा, यही अपने को आंसर करना है। तो देखो जो सेलिवनॉफ रिएजेंट होता है वो एक्चुअल में रिसोर्सिनोल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है। एक इंफॉर्मेशन है जो अपने को पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ये किसका मिक्सचर है ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो सेलिवनॉफ रिएजेंट है इसका क्या यूज है। इसका जो यूज है वो एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने में आता है। जैसे ये जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है और फ्रक्टोज में जो है वो कीटोन ग्रुप है तो ये कीटोज है। तो इनको जो है वो डिस्टिंग्विश करने में हम लोग सेलिवनॉफ रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में जो सेलिवनॉफ रिएजेंट है वो इन कीटोज के साथ मिलकर रेड कलर का फॉर्मेशन करता है, मतलब इंस्टेंटेनियसली जल्दी से एक्चुअल में इन कीटोज के साथ मिलकर वो रेड कलर दे देता है। तो यहाँ पे तो अपने को केवल इतना अक्सर पता होना चाहिए कि सेलिवनॉफ जो वो रिएजेंट रेड कलर का फॉर्मेशन करता है। इनफैक्ट ये भी नहीं पता हो कि ये एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है या ये जो है वो रिसोर्सिनोल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर है तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये बोला है कि भाई यदि जो केमिकल टॉयलेट क्लीनिक लिक्विड होता है, जैसे तुमने काफ़ी देखा होगा हार्पिक हम लोग यूज़ करते हैं टॉयलेट को क्लीन करने के लिए, तो वो यदि तुम्हारे हाथ पे बिखर जाए तो तुम्हारा फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। तो मेनली ये जो टॉयलेट क्लीनिक लिक्विड्स होते हैं उनमें HCl होता है। ठीक है, तो ये जो HCl है इसको हम लोग किसी बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ताकि ये जो HCl है वो एक्चुअल में अपने लिए हार्मफुल ना रहे, मतलब जो स्किन है उसको हार्म नहीं करे, वो स्किन के लिए कोरोसिव नहीं रहे। तो हम लोग किसी बेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस में जो है वो ये NaOH भी है, NaHCO3 भी है।
तो एक्चुअल में NaOH तो खुद जो है वो एक्चुअल में कोरोसिव होता है, वो खुद जो है स्किन के लिए हार्मफुल होता है, तो उसका यूज ना करके हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करेंगे। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक्चुअल में HCl के साथ रिएक्ट कर लेगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब इसका बाइकार्बोनेट इस H+ के साथ मिलकर H2CO3 बना लेगा। तो इसलिए अपना जो फर्स्ट एड है वो क्या होना चाहिए, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो क्वेश्चन है उसमें दो कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H6O, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और उससे दो प्रोडक्ट मिलते हैं COD। और प्रोडक्ट COD जो है ना उनके लिए अपने को 2-3 टेस्ट दे रखे हैं, और ये टेस्ट देखिए अपने को काफी क्लियरिटी आनी चाहिए कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, दोनों पॉजिटिव देते हैं, इसका मतलब दोनों अल्कोहल रहे होंगे। ल्यूकास टेस्ट जो है वो एक में 5 मिनट के बाद मिलता है, एक में इमीडिएटली मिल जाता है, इसका मतलब D वाला जो है वो 3rd डिग्री अल्कोहल टाइप रहा होगा, और C वाला जो है वो 2nd डिग्री 1st डिग्री ऐसा कुछ रहा होगा। फिर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे देता है, तो अपने को ये आइडिया होना चाहिए कि कुछ ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और ये नहीं देता। तो देखो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनसे मेरे को काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि ये अल्कोहल्स ही होने चाहिए। और ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं, तो ये जो C3H6O है, ये जो C3H6O है इसका तुम DU निकालो, इसका तुम DU निकालो तो एक्चुअल में O को नेग्लेक्ट कर दो, 3 कार्बन के करस्पॉन्डिंगली 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, मतलब इसका DU 1 है। अब इसका DU 1 है तो एक्चुअल में 1 DU का मतलब इसमें जहां वो एक साइकिल भी हो सकता है, ठीक है। अब एक साइकिल हो गया तो फिर जो है तुम ऐसे कह सकते हो कि एक ऑक्सीजन, और वो भी बिना किसी डबल बॉन्ड के, तो फिर साइकिल हो जाए और उसके बाद जो है वो OH या ईथर हो जाए, ठीक है। लेकिन अपने को पता है कि ईथर तो नॉर्मली वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, अल्कोहल यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर अल्कोहल नहीं बनेगा, मतलब अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और प्लस ईथर अल्कोहल हो, तो वो भी अपन ने पॉसिबिलिटी डिनाई कर दी। एक ऐसा हो सकता है कि कार्बोनिल कंपाउंड हो, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में एक C डबल बॉन्ड हो तो होगा, तो DU तो उससे कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब जो है वो सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड होंगे एसाइक्लिक, भाई साइकिल भी हो जाए कार्बोनिल भी हो जाए तो DU2 हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये कैसे हो सकते हैं, C, ठीक है, 3 कार्बन का, तो एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है CCCHO, यही हो सकते हैं, यही 2 पॉसिबिलिटी है। अब ये दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब CH3MgBr के साथ, तो CH3 जो माइनस है, जो CH3 माइनस है और वो यहाँ अटैक करेगा और ये O माइनस बनेगा, तो यहाँ पे एक कार्बन पे 3 CH3 अटैच हो जाएंगे और OH, एक टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। और इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो है वो एक अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये सब बातें उसके लिए ट्रू हो जाएंगी कि ये जो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सॉरी ये जो टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ये क्या करेगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देगा ल्यूकास टेस्ट में। इसका मतलब ये जो टर्सरी अल्कोहल बनेगा यहाँ पे वो तो D है, और ये जो है वो क्या रहा होगा, C रहा हो। और तुम ये भी कह सकते हो कि ये जो C वाला अल्कोहल है ना, ये जो C वाला अल्कोहल है वो एक्चुअल में आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे सकता है। कैसे, देखो C वाला अल्कोहल ये होगा CH3 CH2 और C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, और डेफिनेटली यहाँ पे H तो है। तो ये जो अल्कोहल है वो एक्चुअल में सेकेंडरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होके कीटोन बना लेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो एक्चुअल में तुम ऐसे कह सकते हो कि ये ऑक्सीडाइज होके ऐसा सा बना लेगा CH3 CH2 CO CH3, और जिसमें ये ग्रुप होता है CH3CO, वो क्या कर सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो C वाला अल्कोहल है वो ये हो जाएगा, ये वाला C वाला अल्कोहल हो जाएगा, और एक कार्बन पे 3 कार्बन लगे हुए हो, एक कार्बन पे मतलब ये CH3 इस पे अटैक करेगा तो एक कार्बन पे 3 कार्बन लगे हुए हो ऐसे, और OH ये वाला जो वो क्या हो जाएगा, D वाला अल्कोहल हो जाएगा। तो इसके जो ऑप्शंस है वो नेक्स्ट पेज पे है।
तो यहाँ पे तुम देखो तो एक्चुअल में इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि सी वाला एल्कोहल है वो तो मैंने तुम्हें ये बताया CH3 CH2 CHOH CH3, और डी वाला एल्कोहल जो है वो ये बताया मैंने C 3C और OH। तो इसका जो राइट आंसर है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा कि सी वाला जो एल्कोहल है वो तो एक्चुअल में CH3 CH2 CHOH CH3 ये हो जाएगा, और डी वाला जो एल्कोहल है वो ये हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। देखो ये जो प्रॉब्लम है उसमें अपने को 3 कॉम्प्लेक्सेज हैं 1 2 एंड 3 इस MN+ आयन के, तो उनके तुम्हें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दे रखे हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है तुम्हें ये गिवन है कि किस मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटोन का सबसे ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। और फिर तुमसे ऐसा पूछा है कि उनकी कुछ लैम्डा मैक्स वैल्यूज है, और वो जो लैम्डा मैक्स वैल्यूज है उनको तुम्हें जो है वो मैच करना है। जैसे मान लो ये लैम्डा मैक्स वैल्यू A वाली है, ये लैम्डा मैक्स वैल्यू B वाली है, और ये लैम्डा मैक्स वैल्यू C वाली है, ठीक है। तो एक चीज तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि लैम्डा इधर जाने पे बढ़ रहा है, मतलब C वाले के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि C जो है वो उस कॉम्प्लेक्स के लिए है जो कॉम्प्लेक्स सबसे हायर वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करता हो। तो जैसे होता क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा सा स्प्लिटिंग हो जाता है डी ऑर्बिटल्स का, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको अपन डेल्टा O स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। तो यदि इस कॉम्प्लेक्स पे तुम कोई लाइट इंसिडेंट करवाते हो तो उस लाइट में प्रेजेंट जो फोटोन है उस फोटोन को ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन को ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा जिस फोटोन की जो एनर्जी है hc/λ वो डेल्टा O के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उस वेवलेंथ का होगा या उस वेवलेंथ के फोटोन का होगा जिस फोटोन की जो एनर्जी है hc/λ वो इस एनर्जी गैप के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब देखो तुम ऐसे बोल सकते हो कि जितना ज्यादा ये एनर्जी गैप होगा लैम्डा उतना ही कम होगा। तो ये जो एनर्जी गैप होता है वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है, उस मेटल की नेचर पे, उस मेटल पे प्रेजेंट चार्ज पे, और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे, मतलब ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, और लिगेंड की नेचर पे। तो तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एनवायरनमेंट सेम है, सब ऑक्टाहेड्रल है, मेटल सेम है, चार्ज सेम है, जो डिफरेंट है वो केवल लिगेंड्स है। तो एक्चुअल में ये गैप तब ज्यादा होता है जब लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अपने को पता है कि अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फ्लोरीन सबसे वीक लिगेंड है, और ये NCS उन दोनों के बीच में से है। तो अमोनिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अमोनिया के केस में ये स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, और ये स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा तो अमोनिया के केस में ये जो वेवलेंथ है स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, तो अमोनिया जिस फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा उसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी। तो यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दे रखा है उसमें सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसके लिए? A के लिए। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो A वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो उस कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए जिसमें कि लिगेंड अमोनिया है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि A शुड बिलोंग्स टू थर्ड कॉम्प्लेक्स, और जो फ्लोरीन वाला है वो सबसे वीक लिगेंड है, तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी, और ये सबसे कम होगी तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लैम्डा जो है वो C वाले केस में, तो C जो है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करना चाहिए जिस कॉम्प्लेक्स में फ्लोरीन लिगेंड है, तो C सेकेंड हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो B है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट मैच। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से पूछा है कि कितने सबसेल्स हैं जिनके लिए n = 4 और m = -2 क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। तो n = यदि 4 है तो L की वैल्यूज पॉसिबल है 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 0 का मतलब जो है S हो जाएगा, इसका मतलब P, इसका D और इसका F। अब देखो यहाँ पे m की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे m जो है वो 0 होगा, और यहाँ पे m -1 0 और 1 होगा, और यहाँ पे m जो है वो -2 -1 0
1 और 2 होगा, और यहाँ पे m जो है वो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब होगा। तो केवल और केवल यही दो सबसेल ऐसे हैं, मतलब ये D और F यही दो सबसेल ऐसे हैं जहां पे कि m इक्वल्स टू -2, जहां पे कि m इक्वल्स टू क्या है -2। S और P सबसेल में तो m की जो वैल्यूज है वो -2 हो ही नहीं सकती। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेल है जिनके लिए n 4 और m -2 वो 2। ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने से पूछा है कि 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन, तो तुम्हारे पास ये मान लो पेंटेन है, इसके सेकंड पोजीशन पे फ्लोरो है और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, ठीक है। और इसका यदि E2 एलिमिनेशन करवाएं तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो तुम यदि यहाँ ऑप्शंस में देखो तो इसने केवल एक ही हैलाइड को रिमूव किया है, मतलब या इसमें F रखा है, इसमें Br रखा है, इसमें F रखा है, इसमें Br रखा है, मतलब एक ही हैलाइड अपने को रिमूव करना है। E2 एलिमिनेशन है तो इस F का यदि मैं एलिमिनेशन करूं तो इस F के बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगी, तो ये F और ये H या ये F और ये H एलिमिनेट होकर एल्कीन बन सकती है। एक ये हो सकता है कि ये जो Br है इसके बीटा पे इधर एक हाइड्रोजन है और एक इधर हाइड्रोजन है, तो ये Br और एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना जो कि इस फ्लोरीन से अटैच कार्बन पे है वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू अदर हाइड्रोजन्स, और जितनी भी हाइड्रोजन्स हैं उनसे डेफिनेटली ये वाली हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। साथ साथ में एक्चुअल में Br- अच्छा लिविंग ग्रुप है इन कंपैरिजन टू F-। और E2 एलिमिनेशन में क्या होता है कि एक लिविंग ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन है उसको बेस लेता है, जैसे इसको बेस लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो एक्चुअल में दोनों ही चीजें इस बात को फेवर कर रही हैं कि ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक भी है और ये Br अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो एक्चुअल में ये हाइड्रोजन जाएगी, ये Br जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ऐसा सा कंपाउंड बन जाएगा CCF डबल बॉन्ड CCC, ठीक है। ऐसी जो है वो एल्कीन बन जाएगी जो कि एक्चुअल में CH3 CH2 CH और फिर C, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो अपने लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दो रिएक्शंस गिवन है और कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें से अपने को ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो पहले में अपने को OH- दे रखा है और एक्चुअल में इसकी रेट जो है वो ऐसे दे रखी है कि R = K टर्सरी BU Br, ठीक है, मतलब OH- नहीं ला रखा। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये वाया SN1 मैकेनिज्म हुई होगी क्योंकि OH- की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं है। फिर जो दूसरी रिएक्शन है उसमें एल्कीन बन गया, मतलब एलिमिनेशन करवा दिया, तो ये कुछ E2 एलिमिनेशन रहा होगा और ये जो है वो अपने को इसका रेट लो दे रखा है उससे समझ में आ जाएगा। और फिर पूछा कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि फर्स्ट रिएक्शन में बेस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सही बात है, तुम बेस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दोगे तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सेकेंड है कि यदि बेस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो सेकेंड रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आएगा डेफिनेटली, यहाँ पे तुम यदि बेस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो चेंज होगी। फिर डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस। ये गलत बात है, इसमें तो डबल हो जाएगी लेकिन इसमें डबल नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट है, कुछ करना नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अपने लिए ट्रू हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है उसमें अपने को एक कंपाउंड दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसको कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ ट्रीट करते हैं, तो मतलब ऐसे बोल रहा है कि अंडरगोज क्लीवेज, मतलब ब्रेक हो जाता है और इससे एक कंपाउंड B और C मिलते हैं। B येलो PPT देता है AgNO3 के साथ और C टोटमराइज हो जाता है D में और D पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है तो हो सकता है वो कुछ अल्कोहल हो या जो वो कोई कार्बन कंपाउंड हो, लेकिन अगेन जब ऐसे बोला कि C टोटमराइज होकर D में चेंज हो जाता है तो ऐसा लग रहा है कि C जो है वो कुछ इनोल जैसा रहा होगा, D जो है वो कोई डेफिनेटली एल्डिहाइड या कीटोन रहा होगा। अब एक्चुअल में C9H10O है, इसके बारे में और कुछ नहीं दे रखा, तो ऑप्शन से ही अपने को आइडिया लगेगा। और ऑप्शंस में तुम देखो तो एक्चुअल में सब में ईथर है, तो अपने को पता है कि ईथर जो है वो HI के साथ रिएक्शन करता है और जिससे कि जो है वो एक्चुअल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और अपने को जो है वो एक हैलाइड अल्कोहल ऐसी चीजें मिल जाती हैं। तो अपने को ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा कि यहाँ पे यदि तुम HI की रिएक्शन कराओगे तो पहले जो है वो यहाँ पे H आएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, मतलब पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर जो है वो एक्चुअल में I- अटैक करेगा। अब I-
इधर अटैक करके यहाँ पे जो है वो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है वो अनस्टेबल होगा। वो इधर अटैक करेगा तो यहाँ से फिनोल बन जाएगा। मतलब इस तरीके से क्लीवेज हो जाएगा कि इधर फिनोल बन जाएगा और यहाँ पे आई लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो फिनोल है वो एक्चुअल में टोटोमराइज नहीं होगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और फिनोल AgNO3 के साथ एक्चुअल में येलो पीपीटी भी नहीं शो करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वाला जो है वो अपने लिए आंसर नहीं हो सकता। फिर इसमें भी जो है वो तुम करोगे तो इसमें भी ऐसा सा ही क्लीवेज होगा कि एक्चुअल में एक फिनोल टाइप चीज ही बनेगी। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से ही क्लीवेज होगा, यहाँ पे H+ आके फिर I- यहाँ अटैक करेगा और I यहाँ आ जाएगा और ये फिर ये वाला जो है वो इसमें जो है वो प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे H+ आएगा। अब इसमें I इधर भी आ सकता है, I इधर भी आ सकता है, लेकिन किधर आएगा वो हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में ये जो कार्बोकेटाइन है वो बहुत स्टेबल होगा इस बेंजीन के रेजोनेंस से, तो एक्चुअल में I जो है वो यहाँ पे आएगा और ये इस तरीके से क्लीवेज होगा। तो यहाँ से अपने पास ये दो कंपाउंड मिल जाएंगे, एक तो ऐसा सा CH2I और एक जो कंपाउंड है वो ये मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2OH, और ये इनोल है, ये टोटोमराइज होके CH3CHO बना सकता, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और ये AgNO3 के साथ SN रिएक्शन देके जो है AgI का प्रेसिपिटेट बना लेगा, और AgI का जो प्रेसिपिटेट है वो येलो इन कलर होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये सब जो कंडीशंस हैं वो अपने लिए थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो सेटिस्फाई करेगा, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें XeF5 माइनस और XeO3F2 का अपने को स्ट्रक्चर पूछा है। तो XeF5 जो माइनस है उसमें जिनोन सेंट्रल एटम है, जिनोन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना लेगा, 5 फ्लोरीन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, एक नेगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा है, मतलब इफेक्टिवली स्पीकिंग इसके पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लॉन पेयर, तो 5 सिग्मा प्लस 2 लॉन पेयर है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन पेयर का सम यदि 7 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है ऐसा सा कुछ होगा कि ये जिनोन सेंट्रल है, ये 5 जो है वो बॉन्ड इस तरीके से होंगे एक प्लेन में, और 2 जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में प्लेन के अंदर और बाहर की तरफ होंगे। तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर आएंगे, जो 2 लॉन पेयर हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और ये 5 फ्लोरीन यहाँ आ जाएंगे। ये लॉन पेयर एक्सियल पोजीशंस पे आते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये लॉन पेयर यहाँ एक्सियल पोजीशंस पे आएंगे, और इनको अपन जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं उन पे F आएंगे। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक प्लेन में एक पेंटागन के कॉर्नर्स की तरफ 5 फ्लोरीन होंगे, सेंटर पे जिनोन होगा, तो ये पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। रही बात XeO3F2 की, तो सेम सिचुएशन है, XeO3F2 है तो जिनोन सेंट्रल होगा, एक जिनोन जो है ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो उसमें एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड तो 2 उसमें एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई लॉन पेयर नहीं होगा। ये जो 3 डबल बॉन्ड है उनमें से एक सिग्मा एक पाई है, तो 3 डबल बॉन्ड में से 3 सिग्मा हो जाएंगे, और 2 सिग्मा फ्लोरीन के साथ तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लॉन पेयर है नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का सम यदि 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो ऐसा सा कुछ इसका सीफ हो जाएगा। ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये एक प्लेन के बाहर और एक ये प्लेन के अंदर की तरफ, ये 2 एक्सियल पोजीशंस है। तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे ये मल्टीपल बॉन्ड पेयर आएंगे, फिर अपन फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशंस पे रख लेंगे, ये शेप जो है वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो क्वेश्चन है उसमें ये जो पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड है उसका नाइट्रेशन करवाया, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर है वो नाइट्रेटिंग एजेंट है, वो NO2+ अपने को एज ए इलेक्ट्रोफाइल देगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, तो वो जो है वो एक्चुअल में ये जो ग्रुप है वो डिसाइड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साथ साथ हो तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इसको डिसाइड कौन करता है, जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो OH है, तो यही डिसाइड करेगा कि NO2 कहाँ आएगा। और ये कैसा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है।
तो तुम समझ सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ आएगा तो CH3OH NO2 NO2 ये चार ग्रुप जहाँ एक साथ हो जाएंगे तो यहाँ पे खूब स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, तो एक्चुअल में इसके पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसके पैरा पोजीशन का मतलब इन ऑप्शंस में से देखें तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में अपने को ऐसा बोला है कि SF6 की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो SF4 की क्या होगी, इंक्लूडिंग लॉन पेयर। तो SF4 में सल्फर सेंट्रल है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की हेल्प से फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि ऐसे बच जाएंगे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि एक लॉन पेयर। तो एक लॉन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब जहाँ वो स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इक्वेटोरियल पे रहते हैं और 2 जो है वो ऐसे एक्सियल पे रहते हैं। अब वैसे यदि अपन शेप डिसाइड करें तो शेप तो इसकी सीसो हो जाएगी, लेकिन यदि मैं इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बताऊं, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री इंक्लूडिंग लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, तो यदि इस लॉन पेयर को भी मैं कुछ ऐसे मानूं और ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं इनको लॉन पेयर को इंक्लूड करके मैं स्पेस में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करूं तो उसको मैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बोलूंगा, तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, लेकिन शेप जो है उसकी सीसो होगी। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि इसने बोला है कि SF4 की ज्योमेट्री बतानी है और ब्रैकेट में साफ लिखा है कि इंक्लूडिंग लॉन पेयर, मतलब लॉन पेयर को इंक्लूड करते हुए ज्योमेट्री बतानी है। नॉर्मली हम लोग जो इस SF4 का शेप कोट करते हैं वो एक्सक्लूडिंग लॉन पेयर कोट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसने साफ साफ लिखा है कि इंक्लूडिंग लॉन पेयर। इनफैक्ट इसकी जगह ऐसा भी लिख सकता था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ SF4, तो भी इसका आंसर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसा बोला है कि एक तुम्हारे पास जो मैंगो है उसको तुमने एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन में रख दिया है। तो मान लो सपोज यहाँ बाहर जो है वो तुम्हारे पास ये मैंगो है और इसके बाहर जो है वो एक सोल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सोल्ट है और उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और वो श्रिंक हो जाता है थोड़ी देर बाद में, तो इसको कौन एक्सप्लेन करता है। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे सोल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो बाहर तुम ऐसे मान सकते हो लेस वाटर है, और मैंगो के अंदर जो है तुम ऐसे मान सकते हो जैसे मोर वाटर है, ठीक है। और मैंगो की ये जो लेयर है वो ऐसे मान लो सपोज जहां वो एक सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही हो। तो ऑस्मोसिस यही होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अंदर जो सॉल्वेंट है पानी है वो ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो पानी जो है वो अंदर से बाहर आएगा, तो धीरे धीरे ये जो मैंगो है वो श्रिंक होने लग जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसके श्रिंक होने के इस फिनोमिनन को हम लोग ऑस्मोसिस से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को ये गिवन है कि 2 एलिमेंट्स हैं A एंड B जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और तुम ध्यान से यदि ऑप्शंस को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे तो सोडियम और कैल्शियम है वो नहीं शो करते क्योंकि अलग अलग ग्रुप के, सीजियम और बेरियम ये भी नहीं करते। सोडियम और रुबिडियम कर सकते क्योंकि वो एक ही ग्रुप के हैं। Li और Mg अलग अलग ग्रुप के हैं लेकिन इनमें एक डायगोनल रिलेशनशिप होती है तो इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है। फिर बोला है कि दे डू नॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो अपने को पता होना चाहिए कि लिथियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट केवल सॉल्यूशन फेज में ही एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में जो है वो ये एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। इनका साइज जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो बाइकार्बोनेट के लैटिस में फिट हो जाए। और फिर ऐसे बोला है बट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट्स, और लिथियम और मैग्नीशियम ही 2 ऐसे हैं जो कि ये सब नाइट्राइट्स बनाते हैं। तो इसलिए ये सब जो चीजें हैं वो एक्चुअल में यही बता रही हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, लिथियम और मैग्नीशियम। बाकी ये जो सोडियम रुबिडियम ये सब जहां वो एक्चुअल में एयर के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट्स या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट्स नहीं बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को जो इंटरेक्शंस हैं उनकी इंटरेक्शन एनर्जी की डिस्टेंस पे डिपेंडेंस को बताना है। तो जो आयन आयन इंटरेक्शन होता है वो तुम ऐसे बोल सकते हो उसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो सिंपल Q1 Q2 अपॉन R है, तो उसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो आयन आयन के केस में A हो जाएगा। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है
वो जो है वो अपने को आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में उसकी इंटरेक्शन एनर्जी 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है। वो तुम थोड़ा बहुत जहाँ फिजिक्स से देख सकते हो कि एक्चुअल में एक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो समथिंग लाइक kp/r³ या 2kp/r³ मतलब 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यदि जो है वो एक डाइपोल की दूसरे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में तुम एनर्जी निकाल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तुम जहाँ वो निकाल सकते हो वो -p.E हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, तो वो डाइपोल की जो इंटरेक्शन एनर्जी वो भी 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगी। और जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं उनके लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होती है। ये सब जो है वो एनसीईआरटी के फैक्ट्स है ना। जैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज में हो सकता है तुम ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा पाओ, लेकिन ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स है। एनसीईआरटी में क्लियरली ये रिटन है कि किस टाइप के फोर्सेस की इंटरेक्शन एनर्जी डिस्टेंस के किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। बस इसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ए से, सेकंड जहाँ वो सी से और थर्ड डी से मैच हो जाएगा, तो सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, उसके लिए LNK पूछा है और अपने को ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है। तो ये जो रिएक्शन है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि Cu+ + Cu+ और इससे जो है वो Cu सॉलिड + Cu2+। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे कॉपर प्लस का रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे कॉपर प्लस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये ऐसे मान लो जैसे कि ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। अब देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है और ये ई नोड की वैल्यूज गिवन है, RT/F भी गिवन है। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो डेल्टा जी नोड है इसको मैं -NF ई नोड भी लिख सकता हूँ, और एक मुझे पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोड की जो वैल्यू होती है वो -RT/ln के इक्विलिब्रियम भी होती है। इसका मतलब NF ई नोड और RT/ln के इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाएंगे, मतलब NF ई नोड और वेयर ई नोड इज ई नोड सेल इज इक्वल टू RT/ln के इक्विलिब्रियम। और अपने से ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछी है, तो यहां से ln के इक्विलिब्रियम आ जाएगा NF ई नोड अपॉन RT, ठीक है। और इस F को नीचे ले आओ तो RT/F की वैल्यू 0.025 है। अपने को तो N और ई नोड की वैल्यू लानी है। तो देखो N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। तो देखो Cu+ से Cu रिडक्शन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और Cu+ से Cu2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा तो N की वैल्यू 1 आ जाएगी इनटू ई नोड। ई नोड क्या होगा, कैथोड का रिडक्शन माइनस, मतलब ई नोड सेल इज इक्वल टू हो जाएगा कैथोड का रिडक्शन माइनस एनोड का। तो कैथोड Cu+ से Cu है तो उसका रिडक्शन 0.52 है, माइनस एनोड 0.16 है। जो एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.16 है। तो यहां से ये जो वैल्यू है वो 0.36 आ जाएगी। तो यहां से जो है तुम ऐसे बोल सकते हो 1 × 0.36 डिवाइड बाई ये RT/F की वैल्यू 0.025 है, इसकी वैल्यू जो है वो 0.025 है। तो यहां से ln के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है, ln के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो 36/25 इंटू ऊपर 10 आ जाएगा। तो 36/25 इंटू 10 ऐसा सा कुछ आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 14.4 आ जाएगी। ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 14.4 हो जाएगी। और अपने से पूछा है कि इसकी वैल्यू समथिंग इंटू 10⁻⁻1। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि 144 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगी। मतलब 14.4 को 144 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो। तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को वर्क फंक्शन गिवन है सोडियम मेटल का, और फिर बोला है कि इतने नैनोमीटर के फोटोन हम लोग यदि उस पर इंसिडेंट करें तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई
प्लस के ई मैक्स। तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू न्यू को c बाई लेमडा लिख सकते हो, तो c जो है 3 इंटू 10 की पावर 8 है और लेमडा 300 नैनोमीटर है, विच इज 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 5। जो इसका वर्क फंक्शन है वो 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ठीक है, और प्लस जो है वो के ई मैक्स है, उसको कुछ x मान लो, तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से ये जो 9 है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, या तो मैं से बोल सकते हो ये 300 है तो इसको 3 इंटू 10 की पावर माइनस और 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कर लो, तो ये 7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 और 8 15 हो जाएंगे, 15 में से 34 करोगे तो वो एक्चुअल में 19 हो जाएंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 2.22 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब यदि इसको तुम्हें 10 की पावर माइनस 21 के फॉर्मेट में रखना है तो ये 222 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल हो जाएगा। तो 222 जहां वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अपने को मास परसेंटेज गिवन है और एक कार्बन और ऑक्सीजन के भी गिवन है एक सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कार्बन और हाइड्रोजन 4:1 है और कार्बन और ऑक्सीजन 3:4 है। और अपने से ऐसे पूछा है कि भाई इसके कंप्लीट कंबशन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। तो अपने को कम से कम इसका फॉर्मूला पता होगा, तभी इसकी कंबशन वाली रिएक्शन लिख पाएंगे, उसको बैलेंस कर पाएंगे और बता पाएंगे कि इसके 2 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए O2 का कितना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला हम लोग ला सकते हैं, अपने को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो दे रखा है, तो ये थोड़ा अलग अलग दे रखा है, तो तुम्हें सेम प्लेटफॉर्म पे इनको लाना पड़ेगा। तो इसको एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे जो कार्बन है वो 12 हो गया और ये 3 हो गया। इसको तुम यदि 4 से मल्टीप्लाई करो तो कार्बन 12 हो गया और ऑक्सीजन 16 हो गया। तो यदि मैं कार्बन का जो मास है उसको 12 फिक्स कर दूं तो कार्बन का मास 12 फिक्स करने पर हाइड्रोजन का मास 3 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। ये इनके मास का रेशियो आ जाएगा 12:3:16। अब मुझे यदि इनके मास का रेशियो दे रखा है तो फिर मैं इनके मोल्स का रेशियो ला सकता हूं कि मान लो इसका मास 12 ग्राम है, इसका 3 ग्राम है, इसका 16 ग्राम है, तो इनके मोल्स का रेशियो आ जाएगा। इसके मोल क्या हो जाएंगे, 12 ग्राम का मतलब 1 मोल, 3 ग्राम का मतलब इसके 3 मोल और इसके 16 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो ये है, और जो मोल्स का रेशियो है वही नंबर का रेशियो होगा क्योंकि मोल एक नंबर ही तो है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर का रेशियो 1:3:1 है। इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये। अब यदि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो इसका 2 टाइम्स हो सकता है या यही हो सकता है 1 टाइम या 3 टाइम्स। लेकिन अपने को ऐसा बोला है कि सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब उसका DU 0 आना चाहिए, तो इसका DU 0 नहीं आ रहा है, इसका DU 0 आ रहा है और तुम आगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स करोगे तो उसका DU भी 0 नहीं आ पाएगा। तो फिर यही पॉसिबिलिटी है C2H6O2। और इसकी कंबशन वाली रिएक्शन लिख दो C2H6O2। इसकी कंबशन वाली रिएक्शन लिखोगे तो यहां से 2 CO2 और 3 हाइड्रोजन है 3H2। तो इधर जो है वो 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गए, 7 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 5/2 करना पड़ेगा। तो तुमसे ऐसा पूछा इसके 2 मोल के साथ, तो इसके 1 मोल के साथ 5/2 मोल रिक्वायर्ड है अपने को O2 के, तो इसके 2 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए अपने को O2 के 5 मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसा बोला है कि एथेनॉल का कंबशन करें और उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऑफ कंबशन है वो 327 किलो कैलोरी है। तो हीट इवोल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है, तो हीट इवोल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है अपने को डेल्टा यू निकालना है और हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर वो जो है वो डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा यू अपने से पूछा है। तो एथेनॉल जो है उसके कंबशन वाली रिएक्शन लिख लो C2H5OH लिक्विड
प्लस O2 गैस और इससे 2 CO2 गैस प्लस 5 और 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O, 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, एक ऑलरेडी है यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए तुम ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अब डेल्टा H है जो है उसकी वैल्यू 327 किलो कैलोरी है और अल्टीमेटली अपने को कैलोरी में वैल्यू पूछी है, तो इसको जो है -327 इंटू 1000 कर दो 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng की बात करो तो इधर गैसेस मोल 2 है, इधर गैसेस मोल 3 है, तो 2 - 3 डेल्टा Ng -1 हो जाएगा। R की वैल्यू कैलोरी में 2 है और टेम्परेचर जो है वो अपने को 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 300। तो यहाँ से जो है वो तुम डेल्टा U की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -326,400 आ जाएगा कैलोरी में। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अपने को हीट इवोल्व पूछी है, तो जो डेल्टा U है वो तो माइनस में है। इसका मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअल में माइनस साइन केवल अपने को ये शो कर रहा है कि कितनी हीट इवोल्व हुई है। तो जो राइट आंसर है वो एक्चुअल में ऐसे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज मैं ऐसे कहूं कि एक कोई प्रोसेस है उसमें 20 कैलोरी हीट रिलीज हुई है, ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलूंगा कि इन दैट प्रोसेस 20 कैलोरी हीट इज रिलीज्ड। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि -20 कैलोरी हीट इज रिलीज्ड। मतलब माइनस तो साइन केवल और केवल हीट एब्जॉर्ब है या हीट रिलीज है इसको बताने के लिए आता है। मतलब माइनस साइन का तो यूज अपन तब करते हैं, जैसे मान लो सपोज ये एक इक्वेशन है डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, तो यहाँ पे मैं Q जो है विद साइन पुट करूंगा तो वो साइन अपने आप मेरे को बता देगा कि वो हीट रिलीज है या हीट एब्जॉर्ब है। लेकिन यदि मैंने बोल ही दिया कि दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज तो फिर मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यदि मेरे से ऐसे पूछा है कि कितनी हीट इवोल्व हुई है तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो अपने को पॉजिटिव कोट करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को कुछ ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम पूछा है, ठीक है। तो पहला जो है वो K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 में पोटेशियम 1 है, हमेशा 1 होते हैं एल्कली मेटल। क्रोमियम का X मान लो तो 2x और ऑक्सीजन पे -2 है तो 7 × -2 ये 0 हो जाएगा तो क्रोमियम +6 आ जाएगा। फिर KMnO4 है तो KMnO4 में भी पोटेशियम हमेशा 1 होता है, मैग्नीज को X मान लो, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 तो 0, यहाँ से मैग्नीज +7 आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो K2FeO4 है पोटेशियम पे 1 है तो 2 × 1, आयरन पे X मान लो, ऑक्सीजन पे -2 है इज इक्वल टू 0 तो आयरन पे जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 6 + 7 + 6 12 + 7 19 हो जाएगा। तो 19 विल बी द राइट आंसर।